अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान आज तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे थे और गुज़श्ता रात हुकूमती इत्तेहादियों का जो वफ्द है वो मौलाना के पास मौलाना को राम करने गए थे। लेकिन मौलाना फ़िलहाल उनके साथ तो राम नहीं हुए। लेकिन आज मौलाना की बॉडी लैंग्वेज जो थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन अकेली की नहीं है, सहाफ़ियों की, बाकी दोस्तों की भी ऑब्जर्वेशन है कि मौलाना बिल्कुल हशाश बशाश थे। मौलाना परेशान नहीं लग रहे थे जिस तरह पीटीआई परेशान थी। महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंगल वो भी बिल्कुल पुरसुकून पुरएतमाद लग रहे थे, तो मौलाना भी पुरएतमाद लग रहे थे। और मौलाना के साथ आसिफ अली जरदारी मिलने आए और हुकूमती जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो मिलने आए। तो मौलाना बड़ी खंदा पेशानी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पुरएतमाद नजर आया। आज पहला दिन था, हल्फ लिया है। लेकिन अभी जिस वक्त ये मैं वीला कर रहा हूं तो पीटीआई का वफ्द भी मौलाना के पास पहुंचा है। पीटीआई और मौलाना की कुर्बत बढ़ती जा रही है। नई सियासी सफबंदियां हो चुकी हैं तकरीबन। अब उसमें नोक पलक, जिस तरह कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, नोक पलक की जाती है, तो ये सियासी सफबंदियों की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं छोटी मोटी, वो ठीक की जा रही हैं। अभी उमर अयूब जो हैं वो पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान के पास और मौलाना से वोट मांगने आए हैं। उमर अयूब क्योंकि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं अपोजिशन के, यानी इस्तेकाम जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, यानी दूसरे अल्फाज में पीटीआई के, इमरान खान के, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तो मौलाना के पास आए हैं वोट मांगने। मौलाना पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम सदारती इलेक्शन का ऐलान कर चुके हैं कि हम सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। मौलाना किसको वोट देंगे कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में? यकीनी तौर पर उमर अयूब आए हैं तो वो सिर्फ अपना वोट मांगने नहीं आए कि वजारत उज़्मा के लिए वोट दें, बल्कि वो वोट मांगेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी कि अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको वोट आप दें। मौलाना किसको वोट देंगे ये फैसला कल मौलाना का सामने आ जाएगा, या हो सकता है मौलाना उमर अयूब के साथ कोई ऐलान कर दें कि हम इनको वोट देंगे। गुज़श्ता रात हुकूमती इत्तेहादियों के वफ्द के साथ कम अज़ कम मौलाना ने कोई कमिटमेंट मीडिया पर आकर नहीं की और कि वो हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत ने दावा किया कि मौलाना ने कहा है कि मशवरा करके मैं बताऊंगा। तो ये सियासी सफबंदियाँ नई जो हैं ये अभी मज़ीद बनेगी। तो इसके अलावा एक ख़बर और आपके साथ शेयर करूं कि वज़ीर आज़म का इंतखाब, मैंने आपको कहा था, चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी अपडेट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म का इंतखाब 2 मार्च को होगा, ये मैंने कहा था पहले व्लॉग में। अब शेड्यूल जारी हुआ है कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से, वो 3 मार्च का हुआ है, एक दिन आगे चला गया। खबर मेरी ही दुरुस्त है, क्योंकि मेरी इसलिए दुरुस्त है क्योंकि जो समरी गई थी पहले, आपको याद होगा, निगरान वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को, आरिफ अलवी को समरी भेजी थी 28 फरवरी की कि 28 फरवरी को इजलास बुलाएं। सदर ने समरी रोक दी। प्लान यह था कि 28 को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। अगर सदर दस्तखत कर देते तो 28 को होना था। 28 को इजलास हो जाता, सदर अगर समरी न रोकते, तो फिर तो 2 मार्च को ही वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था। लेकिन सदर ने गड़बड़ कर दी और सदर ने आईनी बहरान पैदा करने के लिए एक दिन समरी रोक दी, एक वापस कर दी, एक दिन रोक दी नहीं बल्कि मुस्तरद कर दी, और फिर दूसरी समरी भी रोक दी। तो एक दिन डिले हो गया सदर ममलिकत की वजह से कौमी असेंबली का इजलास। तो यकीनी तौर पर कौमी असेंबली का इजलास एक दिन डिले हो गया, 28 के बजाय 29 को हो गया सदर की वजह से। तो फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब भी 2 से 3 तक चला गया। बाकी खबर ठीक थी। इसके अलावा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी बरोज़ हफ्ता 2 मार्च 2024 को दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी कौमी असेंबली के शुबा कानून साजी से हासिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है
वो भी उसी दिन सिपहर 3 बजे तक अमल में लाई जाएगी। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। डिवीजन होगी, जो हामी होंगे वो एक तरफ जाएंगे, जो मुखालिफ होंगे वो दूसरे तरफ लाबी में जाएंगे। तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी मैंने खबर दी थी आपके। एक तो 2 उम्मीदवार थे ना, एक तो यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, फिर दरमियान में काकड़ साहब आ गए, अनवार उल हक काकड़। हालांकि अनवार उल हक काकड़ भी रिटायर हो चुके हैं और सेनेट से, और यूसुफ रजा गिलानी ने आज हल्फ ले लिया। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि साईं यूसुफ रजा गिलानी कैसे चेयरमैन सेनेट बनेगा। ये तो मुझे कहा कि साईं चेयरमैन सेनेट कौन बन रहा है। मैंने कहा यूसुफ रजा गिलानी। बोला सही, आज उन्होंने तो MNA का हल्फ ले लिया। एक बड़े सहाफ़ी ने फ़ोन किया, मैंने कहा हल्फ ले लिया तो क्या हुआ, जरदारी ने सदर जो बनना है तो जरदारी ने हल्फ नहीं लिया। जरदारी साहब ने सदर बनना है ना 2-3 दिन के बाद, तो उन्होंने भी तो कौमी असेंबली का हल्फ ले लिया। बोला सही, ये हाँ ये बात तो है, लेकिन ये क्यों, ऐसे क्यों। मैंने कहा 2 चीज़ें हैं। एक तो 2-3 दिन 4 दिन आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी MNA रहना चाह रहे हैं, ताकि MNA का एजाज़ इनके CV में MNA का एजाज़ भी रहे कि भाई हम इतनी दफ़ा MNA मुंतखब हुए हैं, हल्फ भी इसीलिए लिया है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मकसद है वो है वोट देना, वजीर आजम को वोट देना, स्पीकर को वोट देना, डिप्टी स्पीकर को वोट देना। इन 3 इलेक्शन में, यानी डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी वोट कास्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने हल्फ लिया है। नहीं तो सदर ममलिकत बनना है, जरदारी साहब ने पहले ही रिजाइन कर देते। और दूसरा चेयरमैन सेनेट बनना है गिलानी साहब ने, तो फिर गिलानी साहब नोटिफाई ही न कराती पीपल्स पार्टी, लेकिन वो नोटिफाई भी हो गए और हल्फ भी ले लिया। तो जिस दिन जब नोटिफाई हो गए यूसुफ रजा गिलानी हो गए थे, तो उसी दिन उनकी सेनेट की निशस्त खत्म हो चुकी थी। ये आइन का आर्टिकल 223 है गालबन, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी ऐवान का, किसी हाउस का रुकन दूसरे हाउस का इलेक्शन लड़के मुंतखब हो जाए और नोटिफाई हो जाए, तो फिर वो पहली निशस्त उनकी, पहले हाउस वाली निशस्त उनकी खत्म समझी जाएगी। ये आइन में लिखा हुआ है। तो यूसुफ रजा गिलानी रिटायर हो चुके हैं। आज खत लिखा है ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें फहरिस्त दी है जो सेनेटर्स MNAs मुंतखब हुए हैं, बतौर MNA मुंतखब हुए हैं। मिसाल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेनेटर हैं, वो MNA मुंतखब हो गए हैं। सरफराज बुगटी सेनेटर थे और वो MP मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर थे, वो MNA मुंतखब हो गए हैं। इस तरह एक तवील फहरिस्त थी 15-16 बंदों की, 15-16 लोगों की, जो एक तो फोत हो गया है, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से वो रिटायर हो गए हैं, समझे, वो उनकी निशस्तें खत्म हो गई हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने प्रॉपरली कोई बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनके मुंतखब होने से, MNA मुंतखब होने से और नोटिफाई होने से उनकी निशस्त चली गई, खत्म हो गई। तो आज ताज हैदर ने भी यूसुफ रजा गिलानी का भी मेंशन किया है कि ये सेनेटर्स, सेनेट की निशस्तें 10 निशस्तें हैं तकरीबन, ये खाली है। तो इन 10 निशस्तों पर फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं, एक दिन भी डिले इसमें नहीं किया जाना चाहिए। ये यूसुफ रजा गिलानी की भी उसमें लिखी है। अगर यूसुफ रजा गिलानी की निशस्त होती उनके पास, अगर ख़त्म न हो चुकी होती, तो फिर ताज हैदर को तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो यूसुफ रजा गिलानी को कहानी यह है कि दोबारा से जैसे ही वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा देंगे। ये मेरे नोट करके रख लें जुमले, इस्तीफा देंगे। और सेनेट का इलेक्शन जब हो रहा है, ऊपर से सेनेट 2-4 दिन के बाद फिर सेनेट आ जाएगा 7 या 9 तारीख तक इसी महीने, यानी ये जो अगला महीना शुरू हो रहा है मार्च। तो इसमें यूसुफ रजा गिलानी को ये इस्लामाबाद से मुंतखब कराया गया था पहले भी, अब भी इस्लामाबाद से ही उनको मुंतखब कराया जाएगा। ये नून लीग के अरकान इनको वोट देंगे। इस्लामाबाद की 3 हल्के हैं, ज़ाहिर है 2 सेनेटर मुंतखब करने होते हैं, दोनों नून लीग के आएंगे, क्योंकि एक है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, वो भी इत्तेहादी है, वो भी नून लीग के इत्तेहादी। 3 सेनेटर समझे हुकूमत के हैं, नून लीग के समझे। तो ये नून लीग को 3 वोट मिलेंगे, तो 2 सेनेटर इनके, एक रिटायर हो चुका है
और यूसुफ रज़ा गिलानी की नशस्त खत्म हो चुकी है, तो एक यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरा नून लीग अपना बनवा लेगी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी को दोबारा इस्लामाबाद से ही नून लीग मुंतखब कराएगी। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला तय हो चुके हुए हैं। गारंटीज शारंटीज जो भी सिलसिला था वो सब कुछ हो चुका हुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से दोबारा सेनेटर बनवाया जाएगा और फिर सेनेट का चेयरमैन भी यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाया जाएगा। जो काकड़ साहब थे, अनवारुल हक काकड़, मैंने पहले कहा था कि अनवारुल हक काकड़ भी बीच में घुस आए हैं, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी तो हैं, लेकिन काकड़ साहब का मामला नहीं बन सका। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि काकड़ साहब का मामला बनते बनते बिगड़ गया है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे, इसके कभी इम्कानात हैं। एक खबर, आखिरी फाइनल खबर ये बताऊं कि बलूचिस्तान के भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, और इधर कौमी असम्बली का कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है। वहाँ पे अयाज सादिक साहब हैं स्पीकर के उम्मीदवार, गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पीटीआई ने भी गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। तो पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, मुस्तरद नहीं हुए बल्कि मंजूर हो गए हैं। तो अब कल मुकाबला होगा, इलेक्शन होगा, बिला मुकाबला नहीं आ रहे, और इलेक्शन के जरिए कल पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मुकाबला करेगी। तो देखते हैं, यकीनी तौर पर जाहिर है अक्सरियत इनके पास है, नून लीग के पास है, इत्तेहादियों के पास है, हुकूमत के पास है, तो इनके ही जीतेंगे। बलोचिस्तान में अब्दुल खालिक अचकजई जो हैं स्पीकर और गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई है, और ये भी ये बिला मुकाबला हुए हैं। इनके मुकाबले में कोई नहीं आया, क्योंकि बलूचिस्तान की कहानी कुछ और होती है हमेशा। बलूचिस्तान में एक दफ़ा तो मुझे याद है कि यार मोहम्मद रिंद अपोजिशन लीडर थे शायद, वो सिर्फ अपोजिशन में थे, अपोजिशन में एक ही बंदा था, एक ही मेंबर था, और वो ही अपोजिशन लीडर था, बाकी सारे के सारे मेंबरान हुकूमत में थे। तो बलूचिस्तान में इस तरह की हुकूमत अमूमन बनती है, बाकी सूबों में और मरकज़ में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। तो ये थी 3-4 खबरें जो आपको साथ शेयर की हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।